जय जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से श्रीनगर से आपसे जुड़ रहा हूं। जी हां, मैंने कई बार आपसे कहा और जब मैं कनॉट प्लेस में शो करता हूं तो अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि निश्चित तौर से मैं लाल चौक से शो करना चाहूंगा। श्रीनगर से तमाम सारे लोग जो वहां आते रहे हैं, मिलते रहे हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी श्रीनगर में आइए। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि जी मैं लाल चौक से शो करना चाहता हूं। जी वो सामने तमाम सारे चौक देखे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा पूरे देश में कहीं किसी चौक की नहीं है जितनी चर्चा लाल चौक की है। बहुत सारे मुख्तलिफ कारण हो सकते हैं, बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हाँ आज मैं जरूर इस जगह, ऐतिहासिक जगह पे मौजूद हूं। लाल चौक में शो करना अपने आप में बहुत खुशकिस्मती भी हो सकती है और तमाम सारे मुद्दों को अगर किनारे रख दें तो बहुत खुशी की बात भी हो सकती है। और आज मैं उन तमाम सारी मुद्दों को एक साथ सिरे से जोड़ना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने मेहमानों का मैं इस्तेमाल करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उनका तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन 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 इन सबसे पहले एक बात कहूं, पाजी आज आपने सोचा होगा पाजी से आजकल बात नहीं करते। दरअसल आया क्या हुआ ये कि श्रीनगर में आने के बाद मैं तमाम सारी चीजें कुछ भूल गया, कुछ नए सिरे से, क्योंकि स्टूडियो में बहुत दिनों से शो कर रहा था। आज यकीनन मैं कह सकता हूं कि मैं बाहर हूं, फुटपाथ पर हूं और फुटपाथ पर शो कर रहा हूं और बहुत सारी चहलकदमी हमारे आस को आगे पीछे दिखाई पड़ रही होगी। जी हाँ, ये लाल चौक का इलाका जिसमें तमाम सारी दुकानें, और इस सबसे श्रीनगर का अगर बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो इससे ज्यादा चहलकदमी वाला कोई इलाका नहीं। मैं कहूंगा बाजी जरा थोड़ा सा कैमरा उधर घुमाएं और वो नजारा दिखाएं जो बहुत पीछे तक आपको दिखाई देगा कि दुकानें खुली हुई हैं और तमाम सारी चहलकदमी आपको दिखाई देगी। साथ साथ वो चीजें आपके साथ होती रहेंगी, दिखाता रहूंगा। लेकिन हाँ, मेहमानों की तरफ मैं जरूर जाना चाहूंगा। बहुत दूर से आए हैं कुछ लोग, बहुत काफी दूर से, यानी 2-2.5 घंटा का सफर तय करके भी पहुंचे हैं और आ गए हैं मेरी दावत पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों का मैं आपसे परिचय कराना चाहूंगा। इरफान अमीर हफीज लोन साहब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, एडवोकेट हैं और एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोन साहब। आसिफ मसूदी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच। खालिद राठौर साहब JNK अपनी पार्टी से हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ आसिफ अहमद बेग साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। याकूब मलिक साहब हमारे साथ हैं, मेयर हैं पंपोर से, साउथ कश्मीर का वो इलाका जहां से वो आते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी आवाज बड़ी बुलंद तरीके से रखते हैं। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब मलिक साहब, थैंक यू सो मच। और हमारे दोस्त भी हैं और हमारी बात को भी अपनी बात को भी बड़ी पुरजोर से तरीके से रखते हैं। माजिद हैदरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आज अपनी बात कहने के लिए हमारे साथ उसी तरह से जिस तरह से मैं कनॉट प्लेस में शो करता हूं, यकीनन लाल चौक में शो कर रहा हूं। और एक वादा जो मैंने आपसे कई बार किया, जिसका जिक्र मैंने कई बार किया और जिसका मुझे हमेशा ये रहता है कि मैं अगर शो करना चाहूं तो कहां करना चाहूंगा, तो मैंने अक्सर ये बात कही है कि श्रीनगर के लाल चौक पे मैं शो करना चाहूंगा और बेधड़क वैसे ही बोलना चाहूंगा जैसे मैं बोलना चाहता हूं। इसके मतलब आप निकालते रहिए, तमाम रेफरेंस जोड़ते रहिए, ये आपका काम है, लेकिन मैं इस लाल चौक में आज अपनी बात कह रहा हूं। जी, अब मुद्दा आज का क्या है वो ये कि मैं जब आया तो मैंने देखा एक सामने लिखा हुआ था होटल नया कश्मीर। मैंने कहा ये मुद्दा हो सकता है, अच्छा मुद्दा हो सकता है नया कश्मीर, लेकिन तमाम सारी बातों के बीच में एक छोटी सी बात मैं अपनी बात कह के मेहमानों की तरफ जाना चाहता हूं। देखिए साहब, अगर आप राब्ता कायम करते हैं, दिलों के बीच में दूरियां कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहला रास्ता वो यही होता है कि डायलॉग्स होने चाहिए, दोनों तरफ से होने चाहिए। वो एक कदम चले, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप 2 कदम आगे चलें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो एक कदम आगे आए तो आप 2 कदम आगे चलते हुए दिखाए। आपसे मतलब है वो जो जिम्मेदार लोग हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो जो जिनके कंधे पे बहुत कुछ निर्भर है। तो ये आज का रेफरेंस, लेकिन मैं पहले जैसा मैं करता हूं मैं उसी तरफ जाऊंगा। जनाब क्या नाम है? बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं इस कुर्सी पे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक अहमद हुआ। रफीक अहमद साहब कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बिहार के सिवान जिला का रहने वाला। सिवान जिला का? जी, सिवान में भी शो करने में बड़ा मजा आता है। जी सर, सिवान है ही ऐसी धरती। हाँ मुझे मालूम है। तो कैसे आना हुआ इधर? सर बचपन से ख्वाहिश थी कि जो हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे खूबसूरत सरजमीन है, हाँ,
कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसका एक बार जरूर मैं टूर करूं। हाँ। अपने जिंदगी में पहली बार मौका मिला कश्मीर आने का, घूमने का, हाँ। और इस खूबसूरती को देखने का। और मैं एक बात इसके जरिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सर। हाँ। आपको देखा, मैं आपका बड़ा फैन हूं और आके बैठ गया, मुझे मौका मिला बोलने का कि कश्मीर जितनी खूबसूरत है, हमारे देश का जो हिस्सा ये जो है जितने खूबसूरत है, यहाँ के लिए उतना ही खूबसूरत है। वाह, क्या बात है। कुछ कहना चाहते हैं कश्मीर में? जब आप घूम रहे थे तो कुछ आपको नजर आया होगा, कोई बात होगी, कई लोगों से मिले होंगे, क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जो मैं पिछले 2 दिन से घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। मैं एक चीज मैं देख रहा हूं कि यहाँ के लोग बड़े ही कोऑपरेटिव, ईमानदार। लेकिन एक चीज है कि यहाँ के नौजवानों से जब मैं मिलता हूं तो उनमें एक शिकायत में देखता हूं कि रोजगार को लेकर वो हमेशा बात करते हैं कि हमारे रोजगार का क्या होगा, कैसे होगा। और मुझे ये लगता है कि जो सरकार ने कदम उठाया है, इसका सब लोग वेलकम करते हैं। जो यहाँ के लोगों की मांग है, जो यहाँ पे लोगों की डिमांड है, अगर एक कदम सरकार चल रही है तो 2 कदम यहाँ के लोग, तो 4 कदम सरकार को चलने की आवश्यकता है। जी, और आपने क्या नाम बताया? सर मेरा नाम रफीक अहमद। रफीक अहमद भाई, रफीक अहमद भाई सीवान जिला बिहार का बड़ा फेमस जिला है, सब जानते हैं, वहां से आए थे और उन्होंने कहा कि उन नौजवानों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें कई चीजें देखने को मिलती हैं, कई बातें उनको देखने को मिलती हैं, उस तरफ वो आते हैं। जनाब, मैं आपको जानना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? जावेद है मेरा नाम। जावेद भाई, मैं आपको थोड़ी तकलीफ दूंगा, तकलीफ से मतलब ये खड़ा करना चाहूंगा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? कहाँ के बाशिंदे हैं आप? मैं श्रीनगर का ही बाशिंदा। श्रीनगर के हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं साहब? एक बात समझ से बाहर आया है कि आपने पहले यहाँ पे कहा कि मैंने एक तमन्ना की थी कि लाल चौक श्रीनगर में प्रोग्राम करूं। जी, ये हमारी समझ से बाहर है कि आप किस एतबार से ये कह रहे थे, पहले ये हम सुनना चाहते हैं कि ये किस एतबार से आप कहना चाह रहे थे कि मैं करके दिखाऊंगा, लाल चौक में प्रोग्राम करूंगा, ये मैं सुनना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसका गलत मायने ना निकाले जाएं। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि मैं जानना चाहता हूं किस बिना पे आपने कहा कि मैं लाल चौक से शो करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? कोई और मतलब नहीं इसका, सिवाय छोटा सा मतलब है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं। छोटा सा इंसान से मतलब मेरी सोच बड़ी है, मैं इंसान छोटा हो सकता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं कैनॉट प्लेस से करता हूं, दिल्ली कहते हैं पूरी देश का दिल है और कैनॉट प्लेस उस दिल का भी दिल है। तो जब आप कहते हैं खूबसूरती, तो खूबसूरती का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये लाल चौक है। मकसद यही है मेरा कि आपकी बात बहुत दूर तक जाए, ये मकसद, यही मकसद था। आपको बिल्कुल हम भी ये समझना चाहते थे कि आप ये वाजह करें कि किस एतबार से, यानी कि आपकी भी तमन्ना थी कि हाँ। मैं लाल चौक में एक जी बिल्कुल। तो जिस एतबार से आज यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, हमारी बहुत खुशी है कि आपने आम लोगों को यहाँ पे मौका दिया कि आम लोग सारे इंडिया के सामने बात कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी आज मुझे लगता है पहला मौका है कि कोई आम इंसान, पॉलिटिशियंस भी है यहाँ पे, बड़ा ही मजा आएगा इसमें कि एक आम इंसान अपने तासुरात का बयान करेगा। जी, बहुत मजा आएगा जब पॉलिटिशियंस अपनी बात करेंगे और आम इंसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने वो बात यहाँ पे वाजे करी कि मेरा मकसद क्या था। मुझे कहा कि गलत ना जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए आपका क्या पैगाम है उन नौजवानों के लिए जो बहुत ख्वाब अपने आंखों में रखते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सिक्योर किया है आपने अपने भविष्य के लिए, क्योंकि ये रफ्ता होगा, लेकिन क्या सोचते हैं आप, वो जानना चाहते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन पहला पॉइंट है जब दोनों के बीच में होना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों का कहना है कि मीडिया आती है और अपने ही मुद्दों डिस्कस करके चली जाती है, लेकिन हाँ, मीडिया यहाँ आए और हमारी बात भी सुने और बात कहे, ये जो जानना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में क्या है, कौन सी तस्वीर है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि वाजे करें। देखिए, जब से यहाँ पर आर्टिकल 370 को उठाया गया, आज पहली बार आप आज से 2 साल पहले लाल चौक में शो नहीं कर सकते थे। ये आपको दिखाई देता है चेंज। और जम्मू कश्मीर के चेंज यहीं पर दिखाई देती है कि लाल चौक में एक पॉलिटिकल लीडर, हर पार्टी के लोग यहाँ आए हैं, एक बीच लाल चौक में घंटाघर के सामने आकर, ये पहली चेंज है। और दूसरी बात कि जहाँ तक यहाँ के भविष्य की बात है, यहाँ के यूथ, यहाँ के जो हमारे पढ़े लिखे यूथ, उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। और यहाँ के कॉलेजेस में कहाँ है वो पैकेज? हाँ जी, कहाँ है वो पैकेज जो आपने वादे किए थे यहाँ के लोगों के साथ? खड़ा करना चाहूंगा जी। कहाँ है वो पैकेज? देखिए, हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, हर प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, हर पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है। थोड़ी देशभक्त कहलाया जाता है।
आप झंडे चढ़ाते हो आज यहाँ पे फिर क्या बात आप करो? आपने यूथ के साथ वादे किए थे 50,000 नौकरियां देंगे, कहाँ है 50,000 नौकरियां? दे रहे हैं आजकल निकल रहे हैं नौकरियां, हर जगह पर है, हर जगह एसएसबी आज निकल रहे हैं, रिक्रूट में निकल रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 50,000 नौकरियां की बात आपने कही थी अनुच्छेद 370 हटाने के बाद। पहले आपने लोग के साथ गलत किया, 370 उनके ख्वाहिशात के मुताबिक उठाया आप लोगों ने, उनसे पूछा नहीं। अगर आपने पूछा नहीं फिर भी आपने लोगों के साथ डेवलपमेंट के ख्वाब दिखाए, कहाँ है वो डेवलपमेंट? कहाँ है 50,000 नौकरियां? सवाल बड़े हैं, सवाल ऑफ कोर्स होने चाहिए, पूछे जाने चाहिए। भाई ऐसा नहीं, मैं तो लखनऊ का बाशिंदा हूं और मुझसे ऐसे रूट के जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। जनाब आली, ये सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता का है और कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि कहां था वो जो ख्वाब आपने दिखाए थे। बीजेपी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहिए और वो जो आपने कहा था बैक टू विलेज का वो जो बात कही थी वो कहां है, उसका रोड मैप बताइए। और खुले में बात होनी चाहिए, सबके सामने बात होनी चाहिए और यूथ के सामने होनी चाहिए। आज पाजी जो सवाल आपने जनाबे आली किया था कि आपका मकसद क्या है लाल चौक पे शो करने का, मकसद बताता हूं हुजूर, यह है कि आज एक बीज बो के जा रहा हूं, एक दिन वटवृक्ष तैयार होगा, बड़ा वृक्ष तैयार होगा और आपके कम्युनिकेशन ऐसे ही आसान होंगे। एक छोटा सा बीज डाला है, आगे देखते रहिए हुजूर आली, जनाबे आली जी। देखिए प्रतीक भाई, ये आपके करियर की भी एक ऐतिहासिक डिबेट होगी, क्योंकि ऐतिहासिक लाल चौक में ये डिबेट हो रही है और आपको कुछ हद तक जम्मू कश्मीर पुलिस का, एसएसपी श्रीनगर का शुक्रिया करना चाहिए कि इन हालात में भी यहाँ डिबेट हुई। ये वो तारीखी लाल चौक है जहाँ सामने, अगर आप अपने कैमरामैन को बताएं, नेहरू जी ने यहीं पर तकरीर की थी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ और कहा था कि हम कश्मीर का जो पीसफुल फैसला है वो लोगों की मर्जी से करेंगे। और आज उस कश्मीर का 5 अगस्त 2019 को यह हाल हुआ कि यहाँ के तमाम नेताओं को, जैसे कहते हैं ना, गधे के सर पर से सींग गायब हो गए, उनको उठा करके जेलों में भरा, घरों में बंद रखा, उनकी औकात दिखा दी गई। लेकिन जो उस दिन वादे किए थे कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, करप्शन नहीं होगा, जिस भ्रष्टाचार की बात मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो 2.5 साल से जो जम्मू कश्मीर के आवाम का जो हाल है, कोई जम्मू कश्मीर के आवाम की बात नहीं सुनता। आप सिर्फ डिबेट चलाते हैं लेकिन कोई अफसर नहीं सुनता, ब्यूरोक्रेसी का राज चलता है जम्मू कश्मीर में। मैं एक बात कहता हूं माजिद भाई, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया, लाजवाब। माजिद भाई मैं आपको बात करता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं और आपकी तरफ मुखातिब होकर, वकील साहब मैं आप ही की तरफ मुखातिब होकर ये बात कहता हूं। जब 370 है था तो उसके तो 3 हिस्से हैं, तो उसके लागू होने से क्या था, एक हमारे यहां एक बिल पास हुआ पार्लियामेंट से और पार्लियामेंट से यह बिल था कि जो एंटी करप्शन लॉ है वो पूरे मुल्क में लगेगा, लेकिन यहां नहीं लग सकता था। आप जब कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात कि मेरी ब्यूरोक्रेसी में यह है, तो ऑफ कोर्स यहां भी होना चाहिए। और वो नौजवान जिसको लगता है कि मेरे साथ मुझे नौकरी नहीं मिली और इसलिए नहीं मिली क्योंकि करप्शन था, तो मैं आ रहा हूं रोज साहब आपसे ही मुखातिब, मैंने आप कोई वकील हैं आप, इसीलिए मैंने आपको मुखातिब। तो बहुत सारे कानून जो लगता था कि लागू होने चाहिए वो नहीं लागू हो पा रहे थे। तो एक सवाल था, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। याकूब भाई पहले आपको, जी मैं आता हूं आपके पास जी। आज ये मेरे हिसाब से ऐतिहासिक दिन है आपके लिए भी और कश्मीर के लिए भी, इसलिए क्योंकि 30 साल में, जैसे मेरे आसिम मसूरी साहब ने कहा कि 30 साल में भी कोई भी चैनल डिबेट नहीं कर पाए लाल चौक में, वो भी घंटाघर के सामने। ये मुबारकबाद आपको मैं देता हूँ न्यूज़ 18 चैनल को। और रही बात की डेवलपमेंट की, जहां तक सवाल है, अभी आसिम साहब भाई ने कहा कि 50,000 नौकरियां, 50,000, इसको मैं बताता हूँ आपको 50 नौकरियां जो अभी तक जो 50 एलजी साहब ने ऐलान की थी वो 50,000 क्या 50,000 ज्यादा, बिल्कुल सुने नहीं, वो लग गए। आप देखिए अभी देखिए जेके बैंक में लगे, जो जेके बैंक में अभी लगे वो कहाँ थे, वो जेके बैंक में जो थे, जेके बैंक में जिन्होंने ज्वाइन किया वो 50,000 नौकरी में शामिल नहीं है। अरे इसको नहीं पता है, कांग्रेस की वजह से, प्रतीक जी, कांग्रेस की वजह से जो हमारे 1.5 लाख नौजवान हमारा कब्रिस्तान में दफन हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। सुनिए मैं सुनूंगा पूरी बात, बैठिए मेरी बात सुनिए ना, पहले बैठिए। देखिए हर जगह तो बहस ऐसे हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन यहां नहीं हो सकती। यहां तो एक का करके जवाब दिया। कांग्रेस वाले ने अगर सवाल दिया है तो जवाब आप तसल्ली के साथ दीजिए, उसकी भी बात सुनिए, कांग्रेस जो कह रही है उसकी बात सुनिए, फिर आप जवाब दीजिए। मैं आपके जवाब के लिए आया हूं, बीजेपी के प्रवक्ता, मैं सुनूंगा आपसे, लेकिन एक तसल्ली के साथ मैं जवाब, लेकिन मैं जवाब लूंगा। हाँ आप बोलिएगा नहीं इनको। हाँ बताइए हाँ
की जो ये मिलिटेंसी उठी है, आजकल जो मिलिट्री चल रही है, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। हमारे 1.5 लाख बच्चे जो जमीन बोझ जो कब्रिस्तानों में, नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी वजह से है, इसे पीडीपी की वजह से। और जो बच्चे 20 से हमारे नौजवान आप देख रहे हैं, हमारे नौजवान देखो पढ़े लिखे 20 लाख 15 से 20 लाख हमारे नौजवान और पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। क्या कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चे? वो आप लोग की देन है, कांग्रेस की देन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। बैठिए जी, मैं 370 को देने वाले लोग थे, न कि छीनने वाले। यहाँ के यूथ से मैं जवाब देता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ, क्या वो गुलाम नबी आजाद साहब के 2.5 साल जो थे, क्या वो सही थे कि इनकी गवर्नमेंट जो थे? कश्मीर क्या किया? डेवलपमेंट का ख्याल गुलाम नबी आजाद साहब लोगों ने बेचा है, आपने परमिट क्यों नहीं किया? परमिट करना था। मेरी निगाह, मैं बैठिए, दोनों लोग बैठिए, मैं लोन साहब आ रहा हूँ, बैठिए हुजूर बैठिए। मेरी निगाह इन पॉलिटिशियंस में नहीं है बड़े मियाँ, मेरी निगाह जो है आपसे आपकी तरफ मुखातिब होऊंगा बाद में, मेरी निगाह इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है। बहस तो चलेगी, बड़ी लंबी बहस है, चलनी चाहिए। मैं आपको सर में आ रहा हूं बिल्कुल। मैं आया इन लोगों की वजह से हूं और सुनने भी इन्हीं को आया हूं, और इनकी बात सुनने बगैर बात बनती भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी तो आप अपने घर में प्रोग्राम करके चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। आया ही इसीलिए हूं कि सुनूंगा बात, और मैं बता चुका हूं कि लाल चौक पे मैं शो कर रहा हूं, 1 बाय 1 एक एक करके मैं आपके पास मुखातिब होता हूं जी। प्रतीक जी, पहले आपका शुक्रिया कि आपने ऐसा ऐतिहासिक शो आज यहाँ पे किया हुआ है। आपने सबसे पहले अपने डिबेट में स्टार्टिंग में इस होटल का तज़किरा करते हुए नए कश्मीर की बात करी। नए कश्मीर के यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने नए कश्मीर का ख्वाब तब देखा था जब हमने इल्हाक किया था, जब हिंदुस्तान के साथ हमने इल्हाक किया था। तो वो किसी हद तक जो हमारे एसएसएन जिसमें पुल का काम 370 कर रही थी और जिसका विश्वासघात हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने 5 अगस्त को किया था। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे मेरे भाई जो है, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ये मुहज़्ज़बना तरीके से यह डिबेट होना चाहिए, और हमारी जो यूथ की बात है यहाँ पे वो हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के सामने रखना चाहते हैं। जनाब मैं एक बात बताऊं आपसे, मैं यहाँ पे कांग्रेस के इस भाई से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपको इस बात पे कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हमारे असासे को नीलाम करने वाली कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाने वाली कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे सदर रियासत को मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, आप मुझे बात करें, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ सदर रियासत से गवर्नर को ना, आप वैसे नहीं हैं जैसे लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली में है मतलब वहां के जैसे लोग डिबेट करते हैं वैसी डिबेट मत करिए। आप एक ऐसी नजीर बनाइए कि लगे कि वाह श्रीनगर एक ऐसी नजीर रखिए कि लाल चौक में डिबेट होती है और हर आदमी का सपना हो कि लाल चौक में डिबेट करने पहुंच जाए। ऐसी नजीर रखिए ना, और वही हो सकती। मैंने कहा था, आपने हुजूर वाली आपने पूछा था लाल चौक में खड़े होइए, मेरे पास आइए। मैंने 1.5 साल के बाद किसी को गले लगाया था, कोरोना की वजह से नहीं लगा रहा। अब जरा पीछे घूमिए। इस वजह से आए थे हम, ये इस वजह से आए थे। आप तशरीफ रखिए। आपने देखा ये जो पॉलिटिशियन सारे बैठे हैं, इन्होंने पहले यही बात कही कि आज ऐतिहासिक यहाँ पे डिबेट हो रहा है। जो मैंने सवाल आपसे किया था वही जाहिर करने की इन लोगों ने कोशिश की। ये दूसरे रंग से इसको पेश कर रहे हैं कि आपने कोई कमाल कर दिया कि लाल चौक श्रीनगर में आपने ये कर दिया। वैसी बात नहीं है। उस एतबार से अगर बात करें, ये इन सभी पॉलिटिशियंस का यही कहना है कि आपने बड़ा चढ़ा के कुछ किया। देखने वाली बात यह है, ये आज भी लड़ रहे हैं आपस में। आप डिबेट कर रहे हैं इसलिए कि नया कश्मीर कैसे बनना है, ये आप इनको देखिए। ये आज भी लड़ाई कर रहे हैं, पब्लिक का इनको कोई ख्याल नहीं। क्या बात है। अब हुजूर आली लगा कि श्रीनगर में कोई जान है। अब मजा आया मुझे भी। अब मुझे लगा कि डिबेट करी है तुमने बहुत दिनों बाद, लगभग पौने 2 साल के बाद, पूरे पौने 2 साल के बाद। कोई 8 मार्च को डिबेट करी थी 2020 में। उसके बाद कोरोना कहां से ना जाने आ गया, और उसके बाद कोई डिबेट नहीं की। उसके बाद आज यहां पे लाल चौक में ही डिबेट करी है। उसके अलग की वकील साहब, आप ही का नंबर रह गया
कैसे हैं आप? नाराज हैं मुझसे क्या? बहुत मुझसे बहुत नाराज हैं? हो ही नहीं सकता है, वो हमारी कश्मीरियत के खिलाफ है। आप हमारे मेहमान हैं और हम पे हमेशा हमले हुए, लेकिन फिर भी हमारी जो अरे अब तो दिल को छोड़ दिया, अब तो गले लग जाइए। बिल्कुल। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर हाँ, केवल ये खूबसूरत पहाड़ की वजह से नहीं, कश्मीर के लोग जो मेहमान नवाज थे, हाँ, ये अमन में यकीन रखने वाले लोग थे, हाँ, ये एक क्राइम फ्री सोसाइटी थी, हाँ, इसी कारण इसे जन्नत बेनजीर कहा जाता था। हाँ, लेकिन गंदी राजनीति की वजह से इसे नरक बना दिया गया। 1 लाख लोग मारे गए, राइट, हमारी अस्मत लुट गई। हम हर दिन यहाँ पर खून बहता है, चाहे वो वर्दी वाला हो, सिविलियन हो, हर दिन इंसानियत का कत्ल होता है। इस जन्नत को जहन्नम बना दिया है। प्रतीक जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 1 मिनट मुझे देंगे, लेकिन हस्तक्षेप आप मुझे बीच में नहीं रोकेंगे। 60 सेकंड तो मांग रहे हैं आप। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जो हमें भावना है, एक कश्मीरी होने के नाते मैं कहता हूं, नामंजूर है हमें, नामंजूर है हमें। 5 अगस्त का फैसला हमें नामंजूर है। हल करिए कश्मीर मसले को, हल करिए, ठीक है, बातचीत से हल करिए। और उसके साथ साथ भारत संविधान के साथ साथ जम्मू कश्मीर का संविधान जिंदाबाद। भारत के झंडे के साथ साथ जम्मू कश्मीर का झंडा जिंदाबाद। इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, माजिद साहब ने जो बात कही, यहीं पर शेख अब्दुल्ला साहब को ये कहा गया जम्मू कश्मीर के अवाम को कि आपकी मर्जी के मुताबिक जम्मू कश्मीर मसले का हल होगा। मैं नहीं मानता हूं कि केवल यूनाइटेड नेशन बाइनुल अक़वामी करारदाद सिर्फ हल होगा। मैं ये मानता हूं उसके बगैर भी बातचीत से लोगों की मर्जी के मुताबिक जो हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, जम्मू के कश्मीर के अवाम को कबूल होगा, ऐसा हल होना चाहिए। ना 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 ना, रुको, ना, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, 1 मिनट सुनना। ये दिस इज नॉट, सारे लोग भाई, जहाँ मुझे बोलना चाहता हूँ। आप बिल्कुल बोलना, मैं आपसे कल मैं ये हिंदुस्तान बोलते हैं जमहूरियत। कल पुलिस वाले ने दिन दहाड़े यहाँ पे तोड़ दिया ताला और कहते हैं कि ये कश्मीर में सब कुछ है पे, मगर यहाँ पे नहीं, ये खोजी मीडिया है, हिंदुस्तान को भी डुबाएगा, कश्मीर का भी डुबाएगा, मगर कश्मीर के लोग डुबाने वाले नहीं है। कल इनने जबरदस्ती ताला तोड़ दिया। ये कौन क्या नाम है आपका? सर इरफान हूँ। इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे बगल में खड़े हुइए। जब लोन साहब बोलते हैं, मैं नहीं माइक हटाता, मैं माइक नहीं हटाता हुजूर आली। 1 मिनट बैठ जाइए, माइक नहीं हटाता। जब इरफान बोलते हैं, मैं माइक नहीं हटाता। अगर मैं माइक हटा लूंगा तो आपकी वो जो दूरी इतनी है वो इतनी हो जाएगी। जब आप कहते हैं गोदी मीडिया होगी और पक्का होगी, मुझे नहीं कह रहा, इधर आइए, बगल में आइए मेरे। जी सर। बगल से कंधा लगाइए। सर मैं सुनिए मेरी बात सुनिए। लेकिन जब आप बात करना शुरू करते हैं लोन साहब, तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल मेरे भाई की तरह हैं, और जब बात शुरू करते हैं तो यकीन मानिए आप 1 कदम चल चुके होते हैं और मैं 2 कदम चलने की तैयारी कर चुका होता हूं। हमसे मतलब यह है कि वो तमाम सारे लोग जो चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर में चैन हो, वो 2 कदम चलने की तैयारी कर चुके होते हैं। जब आप बोलते हैं आप हल होना चाहिए, ऑफकोर्स हल होना चाहिए, इसी की बात कर रहा हूं। लेकिन तकलीफ कहां पे है? तकलीफ यह है कि जब आप कहते हैं कि कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के तमाम सारे लोगों से, वो जो है जिम्मेदार लोग हैं, वो तो वहां तक ठीक है, लेकिन जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तब खलिश होती है, खलिश होती है। और ऑफकोर्स आप जवाब दे सकते हैं, आप बिल्कुल, आपको सर आपने बात बोली ना, मुझे इसका जरूरी जवाब देना। आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे एक सिर्फ बात करना चाह रहा हूं, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं आपसे सुनने आया। मैं कह रहा हूँ, मैं भारत की सरकार मानती है, साहब, आप मुझे पता, असली बात आप रखने नहीं देंगे। देखा, ये आपकी रणनीति है, देखा, बात रखने दीजिए ना। सारी बात इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा था, वो 1 मिनट में आए, सारी बात उन्होंने ऐसी कर दी। क्या जनाब है जी? ठीक है, मैं जानता हूं कि गुलदस्ते में हर तरह के फूल होते हैं, गुलदस्ते में, और गुलदान की कीमत उसके फूलों से, तमाम तरह के फूलों से ही होती है, तो मैं जानता हूं। जी जनाब, क्या नाम है? शबरेज बशीर। जी बशीर साहब,
मुझे एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट से ये सियासतदान है, हमें उनको जानते हैं, खाली ये डिबेट में बात करते हैं, ट्विटर पर एक बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करेंगे। ट्विटर पे बात करते हैं, ट्विटर पर खाली इनको कहीं जाना होता है, तस्वीर उठाकर ट्विटर पर डालते हैं, काम कुछ करते नहीं है, सिर्फ फजूल में यहाँ के लोगों को जो है धोखा देते हैं। ये एक ही नहीं है, बीजेपी नहीं है, पीडीपी है, यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ की कांग्रेस है, हर कोई पार्टी ऐसा है। आज तक यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया गया है। आज तक अगर कोई यहाँ पर बात करता है उस पर पीएसए आयद करते हैं। क्यों? आखिर क्यों यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं है? यहाँ के लोगों को बात करने की जरूरत। मैं आपको बताऊं, 370 में बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए थे, वकील साहब, 370 जब यहाँ पे थी तो हमको जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पे बहुत सारे, वो आपके पास नहीं है। सूचना का अधिकार आपने पानी मिला दिया। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं प्लीज सर, मैं आप ही के पास आऊंगा। तो वो बहुत सारी चीजें जो कही जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए, जो तकलीफ, जो गुस्सा आपका है वो कहा जाना चाहिए, और जब आप कहेंगे तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। बोलने तो नहीं देते हैं ना, बोलो, मैं आया हूं ना। पूरे बीच पे बीजेपी के लीडर कहते हैं कि 50,000, खाली 50,000। बीजेपी के प्रवक्ता आपने बहुत से प्रश्न मुझसे पूछे हैं, मैं पूछूंगा। बैठिए, मैं आ रहा हूं। बीजेपी प्रवक्ता जी, खाली उन्हें याद रखा है 50,000 नौकरियां। मुझे बताइए कहाँ है? 2 साल हो गए, 50,000 सिर्फ कोविड का बहाना बनाते हैं। कोविड, आखिर कोविड तो गायब हो गए ना, सिर्फ यहाँ पर जो है लोगों को बीजेपी के नेता सब जवाब दें। बीजेपी के नेता जवाब ये दें कि नया कश्मीर तो आप बनाना चाहते हैं और 50,000 नौकरियों का आपने वादा किया है कि नौजवानों को देंगे, तो बताइए कहाँ है, बताइए कहाँ है। मैं आ रहा हूँ। वक्त एक थोड़ा सा ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ जी। मैं आ रहा हूँ। ब्रेक। भैया जी, कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं श्रीनगर में लाल चौक में मौजूद वो तमाम जनता, वो तमाम लोग जो अपनी बात कहने के लिए या बात ना भी कह रहे हो, कम से कम सुनने के लिए, वो तमाम लीडरान जो बात कहते रहे हैं और अलग अलग मंच पे कहते रहे, अलग अलग डिबेट्स पे कहते रहे, आज फुटपाथ पर हमारे साथ यहाँ पे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मौजूद है। मैंने जैसे डिबेट की शुरुआत में कहा था कि लाल चौक वो जगह जहां मैंने अक्सर ये बात कही है, कैनॉट प्लेस के फुटपाथ पे दिल्ली में खड़े होकर वो ये बात कही है कि मैं डिबेट करना चाहता हूं लाल चौक में। डिबेट से मेरा मतलब यह है कि बातचीत के सिलसिले को जोड़ना चाहता हूं, और अगर मैं सिलसिला जोड़ूंगा तो मैंने जैसे कहा था कि एक छोटा सा बीज मैं यहां डाल के जाता हूं, और वो यह है कि हमने वो बीज डाला है इसका कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो, लोगों के दिलों की दूरियां कम हो, कम से कम वो अपनी बात कहें, कोई प्लेटफॉर्म हो जहां वो अपनी बात, अपना दर्द, अपना गुस्सा भी इजहार कर सकें। और जब वो गुस्सा इजहार करेंगे तो यकीन मानिए, मैंने अक्सर ये बात कही है, लड़ते वही हैं जो घर के लोग होते हैं, बर्तन वही खटकते हैं जो अपने घर के होते हैं। और अगर उनकी कोई गुस्सा, कोई नाराजगी है तो सुनी जानी चाहिए। आपके पास बेहतर इलाज है, माजिद भाई आप ही के पास आ रहा हूं, आपके पास बेहतर इलाज है, आपके पास बेहतर कोई नुस्खा है तो जरूर रखिए सामने और वो दूरियां कम करिए। जी यही बात है माजिद भाई। माजिद है जी जनाब। देखिए प्रतीक भाई, लाल चौक में डिबेट का विषय ना बीजेपी होना चाहिए, ना कांग्रेस, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना पीडीपी, ना कुछ जी। लाल चौक में डिबेट का विषय ये होना चाहिए कि एक ऐसा कश्मीर जहां किसी की हत्या नहीं हो, हाँ। ना किसी माँ का बेटा मरे, ना किसी बच्चे का बाप मरे, क्या बात है? ना आर्मी वाला मरे, ना पुलिस वाला, ना सिविलियन और ना मिलिटेंट मरे। उस हाँ। कश्मीर की बात हो जहां कोई हत्या ना हो, खुशी हो, अमन हो, शांति हो। और सबसे बड़ी बात, धारा 370 हटने के बाद लद्दाख में कोई भी भारत के बाकी हिस्सों का, प्रांतों का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, केवल जम्मू कश्मीर में खरीद सकता है। वजह है कि ये आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा है, इसमें राष्ट्रवाद नहीं है। प्रतीक भाई, राष्ट्रवाद की बात कीजिए, अमन की, शांति की, कश्मीर, उस कश्मीर की बात कीजिए जहां हत्या ना हो। आज हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कश्मीरी मर रहा होगा। वो दिन कब आएगा, वो कश्मीर कब आएगा, उसकी बात कीजिए, उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। ये बीजेपी पीडीपी डेली बात होती रहेगी। आज तो बात हो कि जाने कैसे बचे, लोग खुशी से अपनी जिंदगी कैसे गुजारें, क्योंकि हम तो जेल की जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है माजिद भाई, मैं ये कहता हूं कि जब आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो यकीनन मैंने बार बार कहा कि एक कदम आप आगे बढ़ा चुके होते हैं, और मुझे इस बात को सुनने में और कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं, कहीं यकीनन ये आज बिस्मिल्लाह हो रहा है, मैं आज बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला ही तो जोड़ रहा हूं, कौन सी बड़ी चीज कर रहा हूं।
लेकिन हाँ कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं, मैंने बार बार कहा, लाल चौक से भी खड़े होकर एक बार फिर से कहता हूं कि अगर आप मेरे हिस्सा हैं, आप मेरे हैं हिस्सा, इसमें कहने में कहीं कोई दो राय नहीं, तो एक ही संविधान होगा, एक ही झंडा होगा और उसके अलावा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जैसा मैंने आपने कहा था मैंने भी वैसा ही कहा। ऑफ कोर्स आता हूं, पहले कहां चले गए वो चॉकलेट मेरे हाथ में चली गई? ओके चलिए, बच्चे को ही मिलेगी। जी मैं आया जनाब, मैं आता हूं आपके पास। जी देखिए प्रतीक जी, जहाँ पे हमने यहाँ पे लाल चौक में एक ऐतिहासिक डिबेट में और एक बार दोहराना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये इस डिबेट की नज़ाकत को समझते हुए ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आर्टिकल की बात के साथ साथ यहाँ पे गरीब लोगों की बात होनी चाहिए, यहाँ पे दुकानदारों की बात होनी चाहिए जो 2014 सैलाब के बाद ही परेशानियों में जूझ रहे हैं। यहाँ पे शिकारा वाले की बात होनी चाहिए, यहाँ पे ऑटो वाले की बात होनी चाहिए, यहाँ पे इन सब लोगों की, उस सारे तबके की बात होनी चाहिए कि जो गरीबी, गोली को तो छोड़िए बाद में, मैं यहाँ पे अपने भाई के बात से बड़ा मतलब इनके साथ इत्फाक करता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कश्मीर का एक एक घर में हर कोई अफराद मर रहा है भूखमारी से, बेरोजगारी से। यहाँ पे फाइनेंशियल पैकेज होना चाहिए इन लोगों के लिए इमीडिएटली, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उस टाइम पे निकली जहाँ पे चारों तरफ से खून रेजी थी, चारों तरफ से कश्मीर जल रहा था। लेकिन अगर हम निकले सियासत करने के लिए, हम एक आम कश्मीरी के लिए निकले, हम ऑटो वाले के लिए निकले, हम यहाँ पे रिक्शा वाले के लिए निकले, हम यहाँ पे रेड़े वाले के लिए निकले, खुदारा इन लोगों के लिए बात कीजिए। इनके घर पे इनके जो फैमिली मेंबर्स है वो फाका किसी पे मजबूर हो रहे हैं। जी मैं आ रहा हूँ जनाब आ रहा हूँ। लोगों से, सियासतदानों से ना पूछे, लोगों से पूछो। जी बस वही, मैं वही, पीपल नॉट सियासत पीपल, कोई पॉलिटिकल आदमी से मत पूछिए। और जब मैं जनाब आपका नाम जानना चाहता हूँ। जहाँ बिलाल अहमद है। बिलाल साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ, चाहे मैं बिहार में शो करूं, चाहे यूपी में शो करूं और चाहे कहीं शो करूं, वो लोग कहते हैं सियासतदान से मत पूछिए, आम आदमी जो है, आम शहरी जो है, उससे बात करिए, उसके दर्द को जानिए। ठीक है, पॉलिटिकल है, ये सियासत है, यही लोग चुनाव लड़ेंगे और जब पॉलिसी बनाएंगे तो हमारे हक में बनाएंगे, अगर नहीं बनाएंगे तो इनको बदल देंगे। जब आपके पास राज्य का हिस्सा होगा, आपका जब स्टेट होगा, उसमें आप तय करेंगे कौन पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, कौन नहीं रहेगी, ये तो आपको तय करना है। लेकिन मैं एक बात जो कहना चाह रहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप कह रहे थे बात। जी मैं आया, मैं ऑफकोर्स आ रहा कि कैसे भागीदारी बने नौजवान की। जब एक नौजवान मैं सामने देखता हूं तो बहुत सारे सपने हैं। जब आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे ना भाईजान, तो मुझे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सवाल याद आ रहे थे और मुझे बिहार के भी सवाल आते। और जब आप बाढ़ की बात करें, मैंने कवर किया, 1.5 महीने में यहीं रहा श्रीनगर में, वो बाढ़ मैंने कवर की है और भयावह था। जिस तरह के हालात थे श्रीनगर में मैंने देखे, मैं यहीं मौजूद था जब वो बाढ़ आई थी। लेकिन मैंने बिहार की भी बाढ़ देखी है, सीवान के यहां बैठे हैं, मैंने बिहार की भी बाढ़ देखी है। तो जब आप मेरा दर्द समझेंगे, बिहार का भी दर्द उतना ही है। बेरोजगारी बिहार में भी उतना ही दर्द देती है जितना कलकत्ते में देती है, जितना बंगाल में देती है। जब आप हमारे हिस्सा होते हैं, जब हमारे हिस्सा हैं, तो दर्द एक जैसा है। कश्मीरी की पहचान छीनी गई। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आऊंगा। लोगों से पूछे, कोई खुश था 5 अगस्त के फैसले से? मैं आ रहा हूँ। बिहारियों की पहचान नहीं छीनी गई। राइट, मैं आ रहा हूँ। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ। मैं उस भाई साहब को जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इसने कहा कि पॉलिटिकल लीडर से बात नहीं करनी है। मैं इसको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर ही ऐसा है जो आपको डेवलपमेंट करता है। इस देश को चलाने वाले पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। मुलाजिम लोग देश नहीं चलाते हैं, मुलाजिम लोग तनख्वाह लेते हैं। हम लोग कोई तनख्वाह नहीं होती है। भाई साहब, मैं भी एक चेयरमैन हूँ, मैं पांपोर से हूँ, मैं भी वहाँ का भी एक चेयरमैन हूँ टाउन का, और 20 से 22 करोड़ रुपया मैंने लगाया इन 2 महीनों में पांपोर। अब मेरे पांपोर में आप आइए ना, मैं दिखाऊंगा डेवलपमेंट किसको कहते हैं। मेरे पांपोर टाउन में 3 बार एमएलए रहा, हम पीडीपी से जोर मीर साहब, एक बार मिनिस्टर भी रहा है। मेरा एमपी एनसी का है वहाँ पे जस्ट मसूरी साहब। और मैं बताना चाहता हूँ इनको कि डेवलपमेंट मैं ही कर रहा हूँ, मुझ में दम था, मेरे पीछे कोई पार्टी थी ना, तभी मैंने आपको 20 से 22 करोड़ रुपए लगा। इस देश को मुलाजिम चलाते हैं। मुलाजिम का मतलब वो पुलिस कर्मी भी है जो इनको सुरक्षा देता है। ये अपमानित कर रहे हैं हर एक मुलाजिम को। देश तो मुलाजिम चलाते हैं। साहब गलत समझ गए। मेरे कहने का मकसद है, इस देश को चलाने वाला है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। इससे 22 करोड़ रुपए का कैसे अपने जेब से खर्च किया है? नहीं, हमारा पैसा है, हमारा 22 करोड़ में से 2 करोड़ खुद को खाया होगा।
ये शोर है हमारा। मैं 2 करोड़ तो खुद का है। आप इनकी प्रॉपर्टी चेक कीजिए। मालूम है क्या है? मालूम क्या है कि चाहे मैं यहाँ करूं शो और चाहे मैं बिहार में करूं। सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से ना? बस 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 ऊपर वाले की मेहरबानी। तो चाहे मैं बात कर रहा था, चाहे मैं यहाँ करूं शो और चाहे मैं बिहार में शो करूं, एक धारणा है, एक दिमाग में एक तस्वीर है कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर 22 करोड़ खर्च किए होंगे तो 2 करोड़ खुद खा गए होंगे। जी हाँ, हो सकता है। ये एक धारणा है लोगों के अंदर और ये तोड़नी पड़ेगी। वही करप्शन लॉ जिसका मैं बात कर रहा था। हालांकि लॉ है फिर भी करप्शन होता है। ऑफकोर्स आई विल कंक्लूड। भाई साहब को ये पता नहीं, आजकल ई टेंडरिंग होती है, आजकल चोरी नहीं है। एनसी और पीडीपी सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, जिन्होंने अपने घर बनाए, अपने प्रॉपर्टीज बनाए, अपने एसेट्स बनाए ना, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारी प्रॉपर्टी भी देखो, सबों ने और हमें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमारे राइट। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ। सुनेंगे। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को खड़ा करना चाहता हूँ। कोई जवाब मत दीजिए, किसी के जवाब को मत दीजिए। बताइए क्या सपना क्या है? देखिए, जब मैं यहाँ आया हम 4-5 लोग यहाँ थे। अब इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ जमा होगा, हमारे नौजवान जमा हो गए। हाँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको भी ये शो जो यहाँ आपने किया। हाँ। और इससे हमारी जो नजरिया वो बढ़ जाएगी हमारी, और हमारी सोच भी बदल जाएगी इस चीजों से। हाँ। ये चीज करने की जरूरत है इस रियासत में, खासकर जम्मू कश्मीर के बगैर और खासकर श्रीनगर और कश्मीर वैली में। जी, इस चीज के लिए आपको मुबारकबाद। दूसरी बात, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। मैं भी मानता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज जब से हमने इलाका यहाँ पर हुआ है हिंदुस्तान के साथ, तब से लेकर आज तक जो कांग्रेस ने यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता खून निकाला, इसका जिम्मेवार जम्मू कश्मीर की बर्बादी का अगर कोई जिम्मेवार है वो यहाँ का संजय मेरी बात, यहाँ का नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ का कांग्रेस और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस 40-50 सालों से राज करता है, उन्होंने यहाँ के जम्मू कश्मीर के खासकर कश्मीर वैली के लोगों को, हमारे नौजवानों को जमीन बख्श किया। और कौन सी डेवलपमेंट की आप लोगों ने? कौन सी डेवलपमेंट की? एक वादा बोलिए मेरे को, एक वादा बोलिए जो आपने लोगों के साथ किया और उसका अमली जामा पहनाया। बस आप एक सवाल है मेरे इनसे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जी, थक चुके हैं सर। ये कश्मीर ना जेल है और ये जेलर है सर। हम बोल नहीं सकते कुछ, हमारा मुंह बंद है, हम बोल नहीं सकते कुछ। बंदे के पीछे चार। देखिए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस अहमद है। फिरदौस भाई, देखिए आपके मुताबिक जो भी हो, लेकिन मैं तो यहाँ आ गया हूँ। अब आगे और नहीं, जो भी टूरिस्ट आएगा यहाँ पे हमारा भाई है। देखिए अब मैं तो आ तो गया हूँ, और जब मैं आ गया हूँ तो मैं बात सुनूंगा भी और हाँ, कश्मीर तीसरा इनकी वजह से। मैं जानता हूँ बड़ी सियासत है, सियासत भी है, गुस्सा भी है। सैलाब में लोकल पीपल ने खुद ही मदद किया। वो ये तो सब भागे। वो सैलाब मैंने देखा है, अपनी मंजर देखा है, वो मंजर मुझे याद है। यासिर मलिक भी था, मैं उसमें पार्टी वार्टी में नहीं हूँ, मैं लोकल यहाँ रेजिडेंट हूँ। उसमें उन्होंने ज्यादा मदद की। यासिर मलिक को मैंने देखा। यहाँ पंडित जी भी थे, उनके लिए भी राशन भी लाया और जो भी उनको जरूरत थी मुहैया थी वो ठीक है। लेकिन तमाम सारे लोग तमाम तरह से अपनी बात कहते, कम से कम कहते तो हैं और माइक लगता तो है, बोलने का उनको आजादी मिलती है। और यही बड़ी बात है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता अभी थोड़ी देर कह रहे थे, कम से कम शुरुआत तो हुई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं ठीक इसी जगह लाल चौक में फिर से हाजिर होता हूं। बने रहिए हमारे साथ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं लाल चौक में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए। जी हां, आज लाल चौक के इस ऐतिहासिक जगह पे बातचीत का सिलसिला मैंने एक बार से जोड़ा है और मैंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बीज डालता हूं, बाकी बातचीत के सिलसिले होते रहेंगे। और ये बात सच है कि मैं ये बात मां महीम जी से कहना चाहता हूं। फिल्म पॉलिसी के मैंने बैनर पोस्टर्स लगे देखे, अच्छा लगा कि चलिए एक बार फिर से यहाँ पे रोजी रोजगार की चीजें बढ़ेंगी।
लेकिन हाँ, डायलॉग होने चाहिए। जो बैक टू विलेज आपका प्रोग्राम है, कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है, उसको टू वे होगा। जो उसमें बात कहेंगे तो रिडर्सल भी होगा। जब आगे नौजवान आएगा, अपनी बात कहेगा तो बातचीत होगी। मैं बताऊं आपसे, मैं जहां आपका नाम जानना चाहता हूं। जी मोहम्मद अल्ताफ। अल्ताफ भाई, मतलब यूं ही पूछ रहा हूं मैं कि एज क्या है आपकी? 32 ईयर्स। 32 साल। अगर 89 से जोड़े तो लगभग पूरे 32 होते हैं। 32 होते हैं। तो आपकी जवानी, बचपन से लेकर जवानी, आपने वो जो कश्मीर देखा वो कश्मीर नहीं देख पाए जो मैंने देखा है कश्मीर। बिल्कुल सही बात है सर। मैंने वो कश्मीर देखा, मैं छोटा था तब आया था। बिल्कुल सर। तो आपने तो कश्मीर वो देखा जिसमें बंदूक की संगीनें हैं और शटर बंद हैं और सन्नाटा है, वो देखा। आपको बताना चाहता हूँ मैं आता हूँ। मैं क्यों बोला? आप अल्ताफ भाई खड़े रहिएगा, मैं सुनने आया हूँ आपको। मैं बताना चाहता हूँ मैंने कौन सा कश्मीर देखा। मैं वही आ रहा हूँ। और एक कश्मीर ये है, क्या नाम है आपका? खड़े हुई माहिम कौन से क्लास में है? 6th में। एक कश्मीर ये है आपके लिए। मुझे दुख है, दुख के साथ ज्यादा मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा पीड़ा है, बहुत ज्यादा पीड़ा कि आपको वो कश्मीर, आपको वो हिस्सा नहीं दे पाए जो मिलना के हक है आपका, जो मिलना चाहिए था, जहां पे सुकून हो, जहां पे कुछ ना हो, आप ऐसे ही खड़े हो जैसे सारे लोग हैं। जैसा कश्मीर इन्होंने देखा वैसा कश्मीर आप नहीं थे। लेकिन मुझे मालूम है अल्ताफ भाई, चिंता क्या है? चिंता मुझे ये है कि खड़े होइए, माहिम को कम से कम वो कश्मीर जरूर मिल जाए जिसमें तमाम सारी चीजें यूं ही आती हैं। मेरी ये चिंता है, बस मुझे ये चिंता है और कोई नहीं। इसको मिलना चाहिए। आपके लिए तो मुझे बहुत दुख है। अब आप अपनी बात कहिए, जो बात आप कहना चाहते हैं। मैंने वो कश्मीर देखा जब मैं छोटा था, लगभग 7 साल का था मैं जी। तो मैं दरगाह से कुरान पढ़ के आ रहा था। हाँ। तो किसी घर में रेड पड़ रही थी आर्मी की। हाँ। आर्मी की रेड जो पड़ रही थी जी। तो मैं मैंने उससे आकर पीछे हट गया। मैं दरवाजा बंद करने जा रहा था। हाँ। मैं उससे आकर पीछे हट गया। आर्मी वाले मेरे पीछे पड़ेंगे, कौन भाग गया। हाँ, ठीक है सर। हाँ। तो मैं थोड़ा आगे चला गया। मुझे आर्मी का एक ऑफिसर था, असिस्टेंट कमांडर आहूजा था उनका नाम। हाँ। मुझे अभी भी याद है। हाँ। तो उनने मुझे बिठाया, एक दीवार के साथ बिठाया। हाँ। उनने मुझे पहले बहन की गाली निकाली। हाँ। बहन की गाली निकालते मैंने उनको बोला, सर आपको पता है मेरी बहन कितनी बड़ी है? हाँ। हाँ। तो वो शर्मिंदा हो गए, इस बात से वो शर्मिंदा हो गए जी। तो उन्होंने एकदम से अपनी पिस्तौल नीचे रखी और मुझे अपने साथ बिठाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा। हाँ। मैंने बोला, अगर आपने मेरी बहन की गाली निकाली, पहले आप मेरी बहन को देखो। हाँ। वो गाली के लायक है हाँ। या नहीं है। हाँ। ठीक। तो वो एकदम से शर्मिंदा हो गए। ऑफिसर थे, शर्मिंदा तो होना था। हाँ। मैं इतना सा छोटा था, मैंने हिम्मत करके उनको हाँ। बोल दिया। हाँ। फिर उसके बाद उनने वो उस घर में रेड के लिए चले गए। हाँ। तो वहाँ एक जो हमारे कमरे में होता कुरान शरीफ होता, मैं छोटा था। हाँ। मैंने उनको बोला, सर आप जूता लगा के अंदर नहीं जा सकते जी। तो उन्होंने उस चीज का एहतराम करते हुए हाँ। अंदर नहीं चले गए। हाँ। मुझे बोला, आप देखो अंदर वगैरह क्या है। तो जो उनका हेड का ऑर्डर था वो मांगा में था उस टाइम। हाँ। तो पूरा भी याद नहीं मुझे, लेकिन मुझे याद है कि असिस्टेंट कमांडर आहूजा साहब हाँ। थे, बहुत अच्छे थे। हाँ। बट उन्होंने जब पहले मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे सर पर ऐसे पिस्टल रखा, बहन की गाली निकाल के बोला यहाँ पे कौन मिलिटेंट है। मैं तो 7 साल का बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मेरे दिमाग पे ये मतलब असर आया कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे वहाँ पे पीटते मारते तो मैं किस तरह से जब मैं बड़ा हो जाता मेरे दिमाग में आ जाता, भाई मेरी बेइज्जती हो चुकी है। हाँ। मेरी बेइज्जती बचपन मैं किस रास्ते पे चला जाता। हाँ। क्या आपसे सवाल है, मैं किस रास्ते पे चला जाता? बहुत दूसरे रास्ते पे। मैं उसका बदला लेने के रास्ते पे चला जाता। हाँ। यही आजकल हमारे नौजवानों के साथ होता है। हाँ। किसी के साथ बदतमीजी होती है, चाहे हमारी कश्मीर की पुलिस हो, हाँ। चाहे बाहर का सीआरपीएफ वाला हो, सभी एक जैसे नहीं है। लेकिन हाँ। सभी एक जैसे, मैं ये भी बोलता हूँ, हाँ। सभी एक जैसे नहीं है। पहली बात, हम नौजवानों से बात अल्ताफ भाई, की जाती है। मैं एक बात बताता हूँ, मैं अल्ताफ भाई एक बात बताता हूँ आपको, मैं एक बात बताता हूँ। बहुत अच्छी बात कही अल्ताफ भाई। उनको शर्मिंदगी हुई और जो उन्होंने कहा, जो अल्फाज उन्होंने बोले, उसका उन्हें एहसास हो गया। बिल्कुल। और एहसास ऊपर वाले ने तुरंत करा दिया। ये आदमी का जमीर भी होता है, ये आदमी के अंदर की आत्मा, अंतरात्मा जिसे कहते हैं, वो भी होती है। अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो मुझे उसका तुरंत एहसास होगा। और मैं इस बात से आपके बिल्कुल वो रखता हूं कि आपने बिल्कुल सही रास्ता और सही। आप काम क्या करते हैं? आप मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। टैक्स कंसल्टेंट हैं। और मुझे अच्छा लगा कि आप एक ऐसे रास्ते पे हैं जो कि जिसमें तरक्की है, परिवार की तरक्की है, मुल्क की तरक्की है। मैं ऐसे ही कश्मीर
जी मैं आ रहा हूँ नहीं मैं कश्मीर नहीं कश्मीर मैं देता मैं 1 मिनट कांग्रेस को दे देता हूँ फिर आप जी नहीं कश्मीर नहीं भाईजान मेरे भाईजान हो तुम। फिर क्या बी टीम को दे? नहीं आप तो यहाँ पे बीजेपी की बी टीम बने हुए हो। अपनी पार्टी यहाँ पे बीजेपी की बी टीम। कांग्रेस ने यहाँ पे हमेशा कश्मीरों की पहचान को खत्म किया है। जहाँ पे आपने अभी अल्ताफ साहब को और यहाँ पे मुहिम को कहा, आपने मुहिम की आइडेंटिटी को छीन ली है। आपने मुहिम की बीजेपी के बी टीम बने, फिर क्या किया आप लोगों ने कश्मीर में? नहीं ये नहीं है, ये पोलिटिकल लड़ाई है सर। ना ये इसके लिए नहीं आया मैं, इसके लिए उतनी दूर से चल के नहीं आया। जनाब क्या नाम हो गया साहब? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ मीर है। मोहम्मद अशरफ मीर साहब। और अगर गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं लोग, किस लिए करते हैं? फॉर देयर वेलफेयर, not for the destruction, nor for putting an end to the existence of the people. What this government is doing? Petrol prices has gone up. That has caused impact upon other things: transportation, clothing, domestic items, food items. A person was getting a food plate for 10 rupees in India. Today he's not getting for 100. And this government is enjoying by getting सर आपने नाम बताया अपना? My name is Mohammed Shabir. Next, I don't belong to any political party. Right, sir. I am voicing the concern of the people, especially the मेरा माइक भी नहीं हटा सर। This is what I am telling you. Next, when price rise is taking place, government is sitting mum because they are getting their revenue and telling the people we are doing expanding on welfare wages of the people. Right, sir. मुझे लग रहा है मीर साहब, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपके पास ही आऊंगा सर। मुझे इतना अच्छा लग रहा जब ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम इतने हो गए। मुझे यकीन मानिए चचा, मुझे लग रहा है कि मैं दिल्ली में कैनॉट प्लेस में डिबेट कर रहा हूं। ये अच्छा सिम्टम है, कम से कम आवाज निकली, ये अच्छा। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द और मरोड़े उठने लगी होंगी, क्योंकि आज वो नौजवान, वो बुजुर्ग अपनी बात कहने के लिए सामने आ गया, तो सियासत भी परेशान होगी। अरे क्रिटिसाइज करिए, बोलिए, सामने आइए, जवाब देने के लिए लोग हैं, जवाब दीजिए। महंगाई बढ़ी है, ऑफकोर्स महंगाई बढ़ी है। मैं आ रहा हूँ। जो गैस सिलेंडर 600 रुपए का था वो 900। हाँ आ रहा हूँ। आप इन्हीं जवाब लीजिए, ये बात करने देना था। आप देख बात, हाँ वो बोला उन्होंने, वो बोला उन्होंने जी जवाब। देखिए, महंगाई पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रही है। कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, बहुत सारे इनकम्स भी बढ़ गए हैं लोगों के भी, और जहां तक लोगों की इनकम की बात है वो भी बढ़ गई, बढ़ गई है, और महंगाई भी बढ़ गई है। इसका हम भी मानते हैं महंगाई है, कांग्रेस के वक्त में भी थी, आज भी है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी, मैंने पहले भी बताया कि पार्टी चाहते कि कब यहाँ जल्द से जल्द ये कोविड का मुसीबत खत्म हो जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जी, महंगाई यहाँ भी है, महंगाई बिहार में भी है, महंगाई आ रहा हूँ, महंगाई हर जगह है, ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। इसका सवाल जब आपने पूछा था तो मैं जानता था जवाब यही आएगा। Leave the international trend aside. You tell me, at international level, the prices of the fuel got down to the 50%. And instead of that, what government did? They collected the revenue just for the sake of their earning fame and putting the lives of the people in danger. You see here in Kashmir today, Kashmiri is not taking 2 times meals. He hardly gets 1 time. मैंने कहा था कि आपको एड्रेस करने की जरूरत है। जब बिहार में, यूपी में आ रहा हूं सर, नहीं सर मैं आ रहा हूं, हर जगह जब महंगाई की बात उठाई जाती है उसको नॉर्मल कोर्स पे लिया जाता है, क्योंकि वो डिस्कोर्स है, वो बहस है, वो वायदा है और उसको होना चाहिए। और यही प्रोसेस यहाँ पर शुरू होनी चाहिए। अगर महंगाई है और है तो उठाया जाए। अगर जी दुकानदार की जी दुकानदार का अगर दर्द है सर, दुकानदार का अगर दर्द है तो आना चाहिए, और ये बात जायज है, ये जायज है।
जी मैं आऊंगा सर। बीजेपी ने 80,000 करोड़ रुपए की पैकेज बोली थी, वो कहाँ है? 80,000 करोड़ की पैकेज। मैं असीम मसूदी से पूछना चाहता हूँ, जो अपने लोगों के साथ वादे किए थे 80,000 करोड़ रुपए की पैकेज, कहाँ है वो पैकेज? जरा देखिए इनको पता है जो 80,000 करोड़ पैकेज